मित्रों एवं प्यारे प्रशिक्षकों, आज हम शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत आपको नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। लगभग ये 5वां भाग होगा। आप घर बैठकर ऑनलाइन अपनी तैयारी जारी रखिए। शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। इसमें आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी भी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट भी होता है, बाल विकास भी कहते हैं। और इस तैयारी से आपका टेट है, सुपर टेट, सी टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रयोक्ता, लेक्चरर वाली प्रयोक्ता, पीजीटी, टीजीटी, कई सारी प्रतियोगिताओं की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी परीक्षा से समावेश किए गए हैं। आप देखिए, इनको तैयारी रखिए और हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए और बेल ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल भी दबाइए। तो ध्यान से सुनिए और देखिए। पहला क्वेश्चन बनता है, परिणामवाद की वजह से शिक्षा प्रदान करने की पद्धति में आरंभ में की योजना एक नवीन चीज का उल्लेख कीजिए। तो इसमें कौन सा ऐसा शिक्षण विधि में है? तो यहाँ पर आप देखिए, जो परियोजना पद्धति है, प्रोजेक्ट मेथड है, इसके जो है प्रसिद्ध जो प्रयोजनवादी थे वो किलपैट्रिक थे। उन्होंने जो है इस विधि में बच्चों के जीवन से संबंधित किसी कार्य का चयन किया जाता है। बच्चे उस कार्य को पूरा करने में अनेक विषयों का ज्ञान एवं सामाजिक क्रियाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो जो आपकी जो प्रयोजना विधि या परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड है, इसमें बच्चों को कुछ न कुछ कार्य दे दिया जाता है और उस बच्चे जो है कार्य को फील्ड में जाकर जो है अपने सामाजिक परिस्थितियों में, वातावरण में उसको पूरा करते हैं, जिससे उनका ज्ञान अधिक स्थायी होता है। तो परियोजना विधि को बहुत उपयोगी माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का संबंध समाज विज्ञान से है, क्योंकि शिक्षा ऐसा क्या करता है? तो शिक्षा, यहाँ पर दूसरा विकल्प देखिए, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का परिणाम है एवं साधन दोनों है। शिक्षा से क्या होता है? शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन होता है और ये साधन भी है। समाज में गतिशीलता आती है। शिक्षा और समाज एक दूसरे के क्या है? पहलू है। शिक्षा से समाज में परिवर्तन होता है और समाज से शिक्षा में परिवर्तन होता है। और आप चारों विकल्प पर ध्यान दीजिए और जो मोस्ट सुटेबल विकल्प हो उस पर विकल्प लगाइए। अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है क्वेश्चन। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक आपके प्रसिद्ध प्रयोजनवादी जॉन डीवी महोदय हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के बीच प्राप्त व्यक्तिगत विभेद को जानना एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है कि दूसरा विकल्प आप देखिए, शिक्षक अलग अलग विद्यार्थियों को उसकी क्षमता के अनुरूप सहायता प्रदान करने का मार्ग तलाश सकता है। आप चारों विकल्प देखिए और चारों विकल्प में जो अच्छा होता है, जो इसमें आवृत्त परीक्षा आ जाती है। सीटेट में तो आप जानते हैं कि सब आपके मानसिक मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन ही आते हैं, आपका एप्टीट्यूड देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुबंधित प्रतिवर्त के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया था? देखो, आप सीधे सीधे क्वेश्चन तो जानते हो, लेकिन थोड़ा सा इनमें जो सिद्धांत हैं उनको और थोड़ा सा कैसे घुमाया जा सकता है, ये क्वेश्चंस आपको बनाए गए हैं। देखिए, बहुत ही, तो इसका सी विकल्प सही है। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत आप पावलाव से संबंधित है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी पावलाव से संबंधित है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक से संबंधित है। सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, इसी को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, ये स्किनर से संबंधित है। तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि पावलाव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था और स्किनर ने किस जानवर पर प्रयोग किया। तीनों जो है जानवरों के नाम हमें कमेंट्स बॉक्स पे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सूज का सिद्धांत जैसे है तो कोहलर ने दिया था, तो कोहलर को आपको हम बता ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मन स्वास्थ्य क्या है? मन स्वास्थ्य क्या होता है? मन के स्वास्थ्य से संबंधित है। अर्थात यहाँ पर दूसरा विकल्प देखिए, सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली जीवन यापन की दिशा में प्रेरक होने की
दशा, अर्थात आपका मन हमेशा अच्छा रहे और अच्छा जीवन यापन की दिशा में आप सोचें। तो देखिए इसका व्याख्या, व्यक्तित्व की संपूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का संबंध संपूर्ण व्यक्तित्व से होता है। जो व्यक्ति जीवन के विविध क्षेत्रों में विभिन्न परिस्थितियों में अपने को समायोजित कर लेता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, परीक्षा की क्यों जरूरत पड़ती है? ये बहुत ही देखिए क्वेश्चन सटीक क्वेश्चन है, सीटेट के सुपर टेट में आएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन, और असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें परीक्षा की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, आप बताइए। ये सर्व संबंधित को पुनर्वसित प्रदान करता है, कमजोर विद्यार्थियों को अपने ट्यूशन के लिए सिफारिश करते हैं, विद्यार्थी हमेशा सजग रहता है अभिभावकों की संतुष्ट करने के लिए। तो क्या होता है इसका विकल्प, आप बताइए। इसका विकल्प ए सही है। परीक्षा से शिक्षक और बालक को पुनर्वेशन मिलता है। शिक्षक अपनी शिक्षण योजना और संगठन का सुधार करता है। छात्रों को अपनी क्षमता एवं कमियों को जानने का अवसर मिलता है। अगला क्वेश्चन है, समूहीकृत आंकड़ों हेतु मानक विचलन के परिकलन के लिए निम्नलिखित में किस सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है? ये क्वेश्चन टेट, सुपर टेट, सी टेट में नहीं आएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर और जीडीसी आदि के लिए है, लेकिन आप लोग इसको एक बार देने, क्योंकि आपके भी मानक में सांख्यिकी है, आता नहीं, कभी कभी आ सकता है, तो इसको भी ध्यान दीजिए। आप भी टीजीटी पीजी जो देख रहे होंगे उसके लिए। तो इसका दूसरा विकल्प देखिए, सिग्मा अंडर रूट सिग्मा एफएक्स स्क्वायर अपॉन एन मानक विचलन का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, माध्यिका का परिकलन किस मामले में किया जाता है? तो माध्यिका का परिकलन जो है बी विकल्प देखिए, वितरण बिंदु का मध्य बिंदु होता है जिसके ऊपर और नीचे बराबर 50% होते हैं। सहसंबंध गुणांक क्या होता है? तो सहसंबंध गुणांक जो है दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए सहसंबंध गुणांक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा विकल्प सही है। इसकी व्याख्या देखिए, दो चरों के मध्य सहसंबंध गुणांक का ये मान बताता है कि एक चर के मान परिवर्तन का दूसरे चर के मान पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार सहसंबंध की सीमा एवं प्रकृति की अभिव्यक्त करता है। और अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव की संस्तुति कब की गई थी और किसने की थी? तो कार्य अनुभव आपको, जैसे आप लोग SUPW करते हैं, समाजोपयोगी उत्पाद कार्य के अंतर्गत इसको आता है। तो इसको जो है आचार्य नरेंद्र देव समिति 1953 द्वारा इसकी संस्कृत माध्यमिक स्तर पर की गई थी। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग कब बना था और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है, ऐसा क्या उद्देश्य है शिक्षा का? तो आप जानते हैं शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य जो है व्यक्ति के जो है सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण में सब कुछ आ जाता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शुरू हुई थी, तब कौन प्रधानमंत्री था? तो आपको पता होना चाहिए, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, ऐसा सुझाव दिया कि वर्ष के अंत में एक मूल्यांकन करने के स्थान पर वर्ष पर सतत मूल्यांकन किया जाए। आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ाया गया है, उसके तहत ये क्वेश्चन है। क्यों किया जाता है कि इसमें आपका विकल्प देखिए कौन सा सही हो सकता है। तो आप ए विकल्प पर ध्यान दीजिए, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए, क्योंकि उन्हें बराबर प्रतिपुष्ट मतलब फीडबैक मिलता रहता है। रोज क्वेश्चन, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या, रोज क्वेश्चन किए जाते हैं जिससे छात्रों को जानकारी होती रहती है, टीचर्स को जानकारी होती है कौन इवेल्युएशन में कितना अच्छा पा रहा है। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की शैक्षिक प्रगति का जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं अध्यापकों के द्वारा लगातार किया जाता है, जिससे जो है उनकी कमियों व सफलताओं की लगातार जानकारी प्राप्त होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा योजना को भारत सरकार ने कब आरंभ किया था? तो प्रौढ़ शिक्षा, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना को 1978 में भारत सरकार ने चालू किया, 2 अक्टूबर 1978 को किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य 15 से 35 आयु वर्ग के 10 करोड़ निरक्षरों को प्रौढ़ शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करें। ध्यान रखना, प्रौढ़ माने बूढ़ा नहीं होता है, प्रौढ़ मतलब युवा, यहाँ पर 15 से 35 आयु वर्ग के लिए है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्थिति शिक्षा के खराब स्तर के लिए जिम्मेदार
नहीं है। आप ध्यान रखें, कई बार कहा है नहीं पर विशेष ध्यान देंगे तो यहाँ पर दूसरा विकल्प है, धनी व्यक्ति खराब स्तर की परवाह नहीं करते। यहाँ पर ये नहीं है, बाकी सब शिक्षा के खराब स्तर के लिए मानदंड है। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों में लिंग न्याय क्यों नहीं है? लिंग न्याय क्यों कि हमारी परंपरा है पुरुष और महिला में विभेद करने की। अगला क्वेश्चन है, इसका विकल्प देखिए आप, व्याख्या, आज के विकासशील युग में भी लोग प्राचीन परंपराओं के समर्थक हैं जिनका विचार है बालिकाओं को शिक्षा देना व्यर्थ है क्योंकि उन्हें परिवार में ही रहना है, उन्हें पराया समझकर उनकी शिक्षा पर धनव्यय करना व्यर्थ समझते हैं। इसी परंपरा की वजह से विद्यालयों में लिंग न्याय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षकों को दर्शन शास्त्र भी जानना चाहिए, क्यों जानना चाहिए? तीसरा विकल्प देखिए, सभी शैक्षिक प्रश्न अंततः दर्शन शास्त्र के ही प्रश्न होते हैं। जानते हैं दर्शन क्या है? जो दर्शनेत इत दर्शनम, जो दृश्य धातु से बना है, जो देखने योग्य हो उसे हम दर्शन कहते हैं। और दर्शन जितने सारे हैं आपको, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, है ना, तो ये सारे दर्शनों से ही शिक्षा में प्रभाव पड़ता है और दर्शन से ही शिक्षा में सिद्धांत बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा मुख्यतः शिष्य केंद्रित शिक्षा पर सुधार देती है? तो आप दर्शन शास्त्र की जो आपने प्रकृतिवादी पढ़ी है, प्रकृतिवादी के जन्मदाता जानते हैं कि रूसो हैं। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक एमिल थी, आपसे पिछले दिन पूछा था। तो प्रकृतिवादी क्या कहते हैं? बालक को प्रकृति में छोड़ दो, जो कुछ सिखाना होगा बालक वो प्रकृति से सीख जाएगा। उन्होंने प्रकृति की ओर लौटो का नारा लगाया था और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने सिद्धात्मक शिक्षा का जो है शुरुआत की थी, मुक्त्यात्मक शिक्षा की शुरुआत की थी। अलग अलग क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा शिक्षा की विधि से अधिक लक्ष्य एवं उद्देश्य को महत्व प्रदान करती है? तो आप इसको देखिए, दर्शन शास्त्र की क्वेश्चन, शिक्षा विधि की कौन सा लक्ष्य दे, और इसमें आप देखिए दूसरा विकल्प आदर्शवाद। यहाँ ध्यान दीजिए, शिक्षा की विधि से अधिक लक्ष्य और उद्देश्य आपको जो है आदर्शवादी ही ज्यादा ध्यान देते हैं। कहते हैं कि एक शिक्षा दर्शन से दर्शन रूप आदर्शवादी शाश्वत मूलों से परिचित कराता है, सत्यम शिवम सुंदरम इनका उद्देश्य वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने मुख्यतः किस स्तर की शिक्षा के संबंध में अपनी संस्तुति की थी? तो हंटर आयोग जो है प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा उन्होंने बात किया था। हंटर आयोग के अध्यक्ष हंटर थे, विलियम हंटर। इसे 3 फरवरी 1882 को बनाया गया था, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग बनाते हैं। ये शिक्षा आयोग का भारत में प्रथम शिक्षा आयोग भी बना था और ये स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा आयोग है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1919 के एक सदस्य कौन थे इनमें? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के सर आशुतोष मुखर्जी यहाँ पर एक सदस्य थे। और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग आप जानते हैं का गठन किया गया, इसके जो अध्यक्ष माइकल सैडलर थे और इसमें 2 लोग और थे, भारतीय आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद रखे गए थे। इसके अतिरिक्त डॉक्टर ग्रेगरी, सर फिलिप बर्टांग महोदय, प्रोफेसर मेयोर को भी आयोग का सदस्य बनाया। तो ये भी क्वेश्चन का है, आपके सुपर टेट में पूछे जा सकते हैं। आयोग में जो उच्चतर शिक्षा आयोग में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुड एबर्ट रिपोर्ट क्यों लागू नहीं हुआ? तो वुड एबर्ट रिपोर्ट जो है द्वितीय विश्व युद्ध गया था, इसलिए ये लागू नहीं हुआ। वुड एबर्ट रिपोर्ट कब हुआ था? जून 1937 में। और दुर्भाग्यवश 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, इससे ये लागू नहीं हो सका। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में युद्धोत्तर विकास हेतु एक रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? शिक्षा में युद्धोत्तर विकास हेतु, तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो है इसका बी विकल्प देखिए, सन 1944 में इंग्लैंड में बटलर के शिक्षा संबंधी श्वेत पत्र को अधिनियम के रूप में पारित किया जा रहा था। तभी भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो है ने युद्धोपरांत भारत में शैक्षिक विकास संबंध में एक विस्तृत व्याख्या तैयार की थी और इसे तत्कालीन शिक्षा सलाहकार सन जॉन सार्जेंट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राधा कृष्णन आयोग 1948 के सदस्य सचिव थे। आपको राधा कृष्णन आयोग को विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं और 1948 में राधा कृष्णन की अध्यक्षता में इसको हुआ था और इसमें 8 सदस्य थे और सचिव श्री निर्मल कुमार सिद्धांत थे।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मुदालियर आयोग द्वारा कौन सा ढांचागत परिवर्तन किया गया था? तो मुदालियर आयोग द्वारा आप देखिए इनमें से कोई नहीं है। आप जानते हैं मुदालियर आयोग जो है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का समाधान करके उनसे संबंध में सुझाव देना था। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कोठारी शिक्षा एक्ट 1964, कोठारी शिक्षा आयोग जो बना था 1964-66 किसके समक्ष प्रस्तुत की गई थी? तो ये जो है आपको MC छागला जो थे उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी। तो ये 673 प्रश्नों की कुल रिपोर्ट थी और 20 जून 1966 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की, जिसके मुख्य थे MC छागला। आप देखो कोठारी आयोग 1964-66 कहते हैं क्योंकि 64 को इसको देने को दिया गया था भारत सरकार ने कोठारी आयोग को। कोठारी आयोग के कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी। तो इनको दिया गया था, तो इन्होंने 2 साल में अपनी 673 प्रश्नों की रिपोर्ट 20 जून 1966 को दी थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में के सामाजिक दर्शन की चर्चा कहाँ तक की जाती है? तो स्वतंत्र भारत में जो है आप जानते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक में की गई है और इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के सामाजिक दर्शन की चर्चा इस पुस्तक में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। खुला विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। खुला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा का अभिन्न अंग है। खुला विश्वविद्यालय कभी बंद नहीं हो सकता। खुला विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान करता है। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। दूरस्थ शिक्षा को विभिन्न क्षेत्रों और विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों तक सुविधा के अनुकूल ज्ञान कौशल अवृत्त प्रदान करने का एक माध्यम खुला विश्वविद्यालय है। दूरस्थ शिक्षा का एक अभिन्न है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये लास्ट क्वेश्चन है। आप जानते हैं वुड का घोषणा पत्र को जो है भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, जो 1854 में बना था और इसके जो मुख्य थे चार्ल्स वुड। तो इस प्रकार आपने 30 क्वेश्चंस का रिवीजन किया, आपने देखा सुना और आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको इसमें कितने सारे क्वेश्चंस आते थे। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, करवाइए। नमस्कार।